नमस्कार। आज का डीप डाइव इस बात पर है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये जो औपनिवेशिक साम्राज्य थे, ये इतनी तेजी से ढह कैसे गए। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस बड़े बदलाव के पीछे कई वजह बताते हैं। तो हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं कि कौन कब आजाद हुआ, बल्कि समझना है कि ये सब इतनी जल्दी हुआ कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये अजीब नहीं लगता कि जिस द्वितीय विश्व युद्ध को जीतने में मतलब औपनिवेशिक सैनिकों का भी हाथ था, उसी ने एक तरह से उपनिवेशवाद की जड़ें हिला दी। मेरा मतलब है युद्ध से पहले ठीक है, ये साम्राज्य महंगे थे, सेना रखना, प्रशासन चलाना, विद्रोह दबाना, पर ताकतवर तो दिखते थे। तो युद्ध ने सब कुछ कैसे पलट दिया? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का असर कई परतों में था। पहला तो जाहिर है आर्थिक तबाही। ब्रिटेन पर भारी कर्ज था, फ्रांस जर्मनी के कब्जे से टूटा हुआ था, तो उनका ध्यान अब अपने घर को ठीक करने पर ज्यादा था, ना कि दूर देशों पर राज करने पर। दूसरा और शायद ज्यादा गहरा असर वो था मनोवैज्ञानिक। जब एशिया में जापान ने यूरोपियन ताकतों को हराया, मतलब फ्रांस को, ब्रिटेन को, डच को, हाँ, वो सिंगापुर का पतन वगैरह, बिल्कुल, उससे ये भ्रम टूट गया कि यूरोपियन हमेशा जीतते हैं, कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। स्थानीय लोगों ने देखा कि ये पश्चिम का राज हमेशा के लिए नहीं है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प बात है, जिन औपनिवेशिक सैनिकों ने मित्र राष्ट्रों के लिए मतलब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, उन्हें एक तरह से वैचारिक हथियार और लड़ने का अनुभव दोनों मिल गया। हाँ, ये तो विडंबना है। और फिर सीधे सी बात, आर्थिक गणित बदल गया। कॉलोनीज पर सीधे कब्जा रखना, प्रशासन चलाना, विद्रोह दबाना, ये सब बहुत महंगा और अव्यवहारिक लगने लगा। तो फिर क्या, मतलब कोई नया तरीका? हाँ, अप्रत्यक्ष नियंत्रण, जिसे हम बाद में नव उपनिवेशवाद कहेंगे, वो ज्यादा फायदेमंद नजर आने लगा। ठीक है, तो साम्राज्य कमजोर हुए, आर्थिक बोझ बढ़ा, उनका वो रुतबा कम हुआ, लेकिन विचारों की भी कोई भूमिका थी। अटलांटिक चार्टर का जिक्र आता है, ये कैसे फिट होता है? हाँ बिल्कुल, विचारों का असर तो जबरदस्त था। 1941 का अटलांटिक चार्टर, रूजवेल्ट और चर्चिल ने मिलकर दुनिया को आत्मनिर्णय का सिद्धांत दिया, मतलब हर राष्ट्र को अपना भविष्य तय करने का हक। हालांकि चर्चिल शायद इसे सिर्फ यूरोप के लिए सोच रहे थे। हाँ, वो तो था, लेकिन उपनिवेशों में जो नेता थे, जो लोग थे, उन्होंने इसे तुरंत लपक लिया। इसे अपने संघर्ष के लिए एक नैतिक आधार, एक मॉरल ग्राउंड बना लिया। फिर संयुक्त राष्ट्र बना, उसने तो आत्मनिर्णय को एक तरह से संस्थागत बना दिया। यूएन चार्टर में कहा गया कि जो इलाके अभी खुद अपना शासन नहीं चला रहे, उनका प्रशासन एक पवित्र जिम्मेदारी है और वहाँ के लोगों का हित सबसे ऊपर है। अच्छा, तो यूएन एक मंच बन गया। हाँ बिल्कुल, स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए अपनी बात दुनिया के सामने रखने का एक ग्लोबल स्टेज। और फिर 1960 में यूएन की घोषणा आई, जिसने ये बहाना ही खत्म कर दिया कि भाई लोग अभी राजनीतिक या आर्थिक रूप से आजादी के लिए तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो एक तरफ कमजोर होते साम्राज्य, दूसरी तरफ ये आजादी के शक्तिशाली विचार। लेकिन जमीनी स्तर पर उपनिवेशों के अंदर जो संघर्ष चल रहा था, उसका क्या, वो कैसे काम कर रहा था? हाँ, वो बेहद जरूरी था। अंदरूनी प्रतिरोध, राष्ट्रवादी आंदोलनों ने अलग अलग तबकों को, अलग अलग समूहों को विदेशी शासन के खिलाफ एक साथ लाने का काम किया। तरीके अलग अलग थे शायद। हाँ बिल्कुल, तरीके बहुत अलग थे। जैसे भारत में गांधी जी ने अहिंसा का रास्ता चुना, सविनय अवज्ञा, बॉयकॉट, ये अंग्रेजों की अंतरात्मा पर और उससे भी ज्यादा उनके आर्थिक हितों पर चोट करने की कोशिश थी। वहीं दूसरी तरफ जहां औपनिवेशिक ताकतें ज्यादा अड़ी हुई थीं, जैसे वियतनाम में फ्रांस या अल्जीरिया में, वहां हथियारबंद संघर्ष हुए। वियतनाम में हो ची मिन्ह। हाँ, हो ची मिन्ह ने साम्यवाद का इस्तेमाल करके किसानों को संगठित किया, जमीन का सवाल उठाया, आर्थिक असमानता का मुद्दा उठाया। अल्जीरिया में FLN, जो नेशनल लिबरेशन फ्रंट था, उसने भी समाजवादी विचारधारा का सहारा लिया। तो ये इस पर निर्भर करता था कि सामने वाली ताकत कितनी सख्ती बरत रही है। काफी हद तक, हाँ। जहां बातचीत या शांतिपूर्ण विरोध का रास्ता बंद दिखा, वहां लोगों ने हथियार उठा लिए। और इसी सारे माहौल में दुनिया दो हिस्सों में बढ़ रही थी। शीत युद्ध, उसने इस पूरी तस्वीर को और कैसे उलझाया या बदला? यकीनन शीत युद्ध का असर बहुत बड़ा था। देखिए, अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही पुराने यूरोपीय साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, अपने अपने कारणों से
जाहिर है हाँ, वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल, वो अपना दबदबा चाहते थे, पर अप्रत्यक्ष रूप से। इससे जो नए नए देश आजाद हो रहे थे उनके लिए मौके भी बने और खतरे भी। खतरे मतलब प्रॉक्सी वॉर्स। हाँ, प्रॉक्सी युद्ध, जहाँ ये बड़ी ताकतें सीधे नहीं लड़ती थीं, बल्कि इन नए देशों की जमीन पर उनके जरिए लड़ती थीं। कॉन्गो, अंगोला, कई उदाहरण हैं। इसी माहौल में गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नॉन अलाइन मूवमेंट नैम का भी जन्म हुआ। बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में, फिर नैम की औपचारिक स्थापना 1961 में। ये कोशिश थी कि एक तीसरी दुनिया बनाई जाए जो इन दोनों सुपर पावर के खेमों से अलग रहे, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए। तो शीत युद्ध ने भी एक तरह से इस प्रक्रिया को तेज किया। हाँ, कह सकते हैं। उसने पुराने यूरोपीय साम्राज्यों के पतन को तेज किया, भले ही नए तरह के खतरे पैदा कर दिए हो। अच्छा, कुछ खास घटनाओं का भी जिक्र है जिन्होंने शायद मामला पक्का कर दिया। वो निर्णायक मोड़ कौन से थे? हाँ, 3 पल बहुत अहम माने जाते हैं। पहला, 1947 में भारत की आजादी। ब्रिटिश साम्राज्य का ताज का हीरा, उसका जाना ये दिखाता था कि अब आजादी मुमकिन है। इससे बाकी उपनिवेशों को बनाए रखने का तर्क बहुत कमजोर पड़ गया। हाँ, ये तो बहुत बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था। बिल्कुल। दूसरा, 1954 में दिएन बिन फू, वियतनाम में फ्रांसीसी सेना की हार। इसने दिखा दिया कि एशिया की एक राष्ट्रवादी सेना, मतलब गुरिल्ला सेना, यूरोप के एक बड़ी मिलिट्री पावर को हरा सकती है। ये भी बड़ा झटका था यूरोपीय ताकतों के लिए। और तीसरा, 1956 का स्वेज संकट। जब ब्रिटेन और फ्रांस ने मिस्र पर हमला किया तो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने दबाव डाला और उन्हें पीछे हटना पड़ा। हाँ, ये तो उनकी हैसियत पर सवाल उठा गया। बिल्कुल। दुनिया भर में ये साफ हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस अब वो पुरानी वाली सुपर पावर नहीं रही। उनकी हैसियत अब सेकंड टियर की हो गई है। और ये सवाल उठा कि भाई अब आगे क्या? तो औपचारिक आजादी तो मिल गई कई देशों को, लेकिन क्या सब ठीक हो गया? स्रोत स्थायी मुद्दों की बात करते हैं, मतलब क्या दिक्कतें बनी रही? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, बल्कि कई नई दिक्कतें खड़ी हो गईं। एक तो उपनिवेशवादियों ने जाते जाते जो सीमाएं खींच दी थीं, वो बहुत मनमानी थीं, अक्सर नृवंश विज्ञान या स्थानीय हकीकत देखे बिना। इससे बाद में कई देशों में जातीय संघर्ष हुए, गृह युद्ध हुए। फिर शीत युद्ध के प्रॉक्सी युद्धों ने नए नए आजाद हुए देशों को अस्थिर किया, जैसा हमने पहले कहा, कॉन्गो, अंगोला। और नव उपनिवेशवाद की बात भी थी। हाँ, ये सबसे बड़ी और स्थायी विरासत कह सकते हैं, नव उपनिवेशवाद। मतलब सीधा कब्जा तो हट गया, लेकिन कंट्रोल बना रहा आर्थिक तरीकों से। कैसे? मतलब उदाहरण? जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, उनके जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स होते थे, कर्ज देने के बदले वो देशों की आर्थिक नीतियों में दखल देते थे या फिर कर्ज का जाल बिछाना। ये एक तरह का अदृश्य साम्राज्य है जो दिखता नहीं पर होता है। फ्रांस अफ्रीक का जिक्र था? हाँ, फ्रांस अफ्रीक। ये फ्रांस और उसके पूर्व अफ्रीकी उपनिवेशों के बीच जो गहरे और अक्सर विवादास्पद आर्थिक, राजनीतिक और कभी-कभी सैन्य रिश्ते बने रहे, उन्हें दिखाता है। ये नव उपनिवेशवाद का एक क्लासिक उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो कई सारे फैक्टर एक साथ काम कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध से साम्राज्यों का कमजोर होना, आत्मनिर्णय जैसे विचारों का फैलना, खासकर UN और अटलांटिक चार्टर के जरिए, उपनिवेशों के अंदर लोगों का अपना संघर्ष, चाहे वो शांतिपूर्ण हो या हथियारबंद, और फिर शीत युद्ध का पूरा माहौल। हाँ, और ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डीकोलोनाइजेशन या उपनिवेशीकरण कोई तोहफा नहीं था जो दे दिया गया था। इसे जीता गया था इन सभी दबावों के एक साथ आने से। और जो बदलाव आया, मतलब सीधे राज से हटकर अप्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव की तरफ जाना, नव उपनिवेशवाद, वो इसकी एक बहुत बड़ी और आज तक चलने वाली विरासत है। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात, जैसा कि हमने देखा, IMF और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान कैसे वैश्विक आर्थिक असमानता को बनाए रखने में एक नई, कह सकते हैं, गेटकीपर वाली भूमिका निभाने लगे। तो इसे ध्यान में रखते हुए ये जो पूर्व उपनिवेश थे वो असल में कितने स्वतंत्र हुए, और आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में आर्थिक संप्रभुता का सही मतलब क्या है? सोचने वाली बात है।